जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई लाइव वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नरेंद्र मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर गए हुए हैं। 2 दिन ब्रिटेन में थे और आज मालदीव पहुंचे। मालदीव आप सभी को याद होगा किस तरीके का एक भारत विरोधी कैंपेन 2023 में, जब मोहम्मद मुइजू ये सत्ता में वापसी करना चाहते थे, तब इन्होंने इंडिया आउट नाम का एक कैंपेन चलवाया। चाइना ने उसमें मदद करी और भारत जितनी भी मदद इनकी वहां कर रहा था उसकी भी शर्म लिहाज इन्होंने नहीं करी और भारत के खिलाफ जमकर इन्होंने जहर उगला। अब भारत तो आप सभी जानते हैं कितना दयालु है, और आज भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दयालुता का परिचय देते हुए मालदीव को एक बड़ी राहत राशि देने की बात कर दी। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का एक दौरा करके पूरे मालदीव की जो टूरिज्म की अर्थव्यवस्था थी उसको धराशायी कर दिया था। सारे लोग, खास करके एक बड़ा वर्ग, भारत से मालदीव में छुट्टी मनाने, टूरिज्म करने के लिए जाता था। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे और लक्षद्वीप के सुंदर बीच का उन्होंने चित्र सबको दिखाया, तो उसके बाद पूरे भारत में बायकॉट मालदीव्स की एक लहर चल पड़ी और मालदीव का पूरा टूरिज्म खतरे में आ गया। उसके बाद जितने भी मुइजू के मंत्री भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, उन सबके इस्तीफे कराने पड़े और मालदीव जो बिखरता जा रहा था, आर्थिक दबाव में टूट रहा था, चाइना जिसको दबाने की कोशिश कर रहा था, फिर उसकी मदद भारत ने की। और भारत ने अब फिर से 5,000 करोड़ का एक लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव्स को दिया है, जिससे वो अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शहर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था और मेडिकल इक्विपमेंट, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ऐसे कामों के लिए भारत ने मालदीव्स को ये लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की। एक हनी मधु करके एक नया एयरपोर्ट है, उसका भी अपग्रेड भारत के ही जरिए हुआ है, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। भारत डिफेंस में मालदीव्स को सपोर्ट करेगा, ये भी बात हुई है। दरअसल मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस है और नरेंद्र मोदी बतौर चीफ गेस्ट मालदीव में पहुंचे। मालदीव के लोग और मालदीव के नेता ये कहने लगे कि अगर भारत ना होता तो मालदीव्स की स्थिति बहुत खराब हो जाती। तो सोचिए, जो लोग 2 साल पहले तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज वही लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए हर उस दुश्मन को अपने पाले में वापस खड़ा कर लिया है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता था, चाइना और बाकी भारत विरोधी देशों के बहकावे में आकर। अब नरेंद्र मोदी तो मालदीव में है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें कोसने वाले भी कम नहीं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भागीदारी सम्मेलन कर रहे हैं, और उस भागीदारी सम्मेलन का पूरा आशय क्या है, उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से एस टी, एस सी, ओबीसी, इनको इतना ज्यादा भड़काना है कि भारत देश में आपकी कोई सुनवाई नहीं है, भारत देश के अंदर आपका कहीं नाम और निशान नहीं है, आप कहीं सरकारी नौकरी में नहीं है, आप कहीं बिजनेस में नहीं है, आप यहाँ नहीं है, आप वहाँ नहीं है। पूरा एक
जहरीला वातावरण एससी एसटी ओबीसी के इर्द गिर्द बनाने का काम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे उस भागीदारी सम्मेलन से करते थे। सम्मेलन का नाम तो था भागीदारी, लेकिन राहुल गांधी वहां भागीदारी से ज्यादा चर्चा इस बात पर करने में व्यस्त थे कि नरेंद्र मोदी उतने इम्पैक्टफुल नहीं है जितना मीडिया में उन्हें दिखाया जाता है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट कितना है ये तो 2014 से सब देख रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह, ऐसे ऐसे राज्यों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सरकार बनाई है जहां कांग्रेस पिछले 60 50 40 सालों से जूझ रही है बहुमत पाने के लिए, यहां तक कि आधी सीटें भी नहीं मिल रही उसे। अब राहुल गांधी को लगता है वो इस तरीके की बातें करके एससी एसटी ओबीसी के अंदर एक माहौल बना लेंगे, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लोग ही राहुल गांधी को उनकी ये बातें सुनने के बाद नकार देते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए हर उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ शायद जाए या ना जाए, लेकिन देश के खिलाफ जरूर जाती। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर लगातार पूरी की पूरी कांग्रेस नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रही है। ठीक है, मांग लीजिए, नरेंद्र मोदी मुखिया है सरकार के। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर का कुछ समय के लिए रोका जाना, इस पर भारतीय सेना, भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय और यहाँ तक कि यूएन में भी भारत ने दो टूक साफ शब्दों में यही कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया, उसके बाद इस युद्ध को रोकने पर सहमति बनी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचने वाला भारत का विपक्ष इसी फिराक में रहता है कि कब डोनाल्ड ट्रंप एक बयान दें और उस बयान को लेकर भारत में बखेड़ा खड़ा किया जाए, संसद न चलने दी जाए और तमाम उस तरीके की खबरें, आरोप लगाए जाएं, निकाले जाएं जिनका भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी को देखकर कभी कभी मुझे तरस आता है। उस व्यक्ति में पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें क्षमता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी में राजनीति करने की क्षमता नहीं। राहुल गांधी, अगर उनके नाम के पीछे गांधी का सरनेम नहीं हो तो राहुल गांधी शायद एक पंचायत का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। राहुल गांधी की मान्यता ही कांग्रेस और देश की राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनके नाम के पीछे गांधी सरनेम लगा हुआ है। जबकि नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी पहचान भारत की राजनीति में खुद बनाई। वो एक आरएसएस के प्रचारक से होते हुए देश के सबसे बड़े पद, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, तो वो किसी सरनेम के कारण नहीं पहुंचे। वो अपने जो वाक कौशल है और जो उनकी राजनीतिक क्षमता है उसके कारण पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी को लगता है, उनके अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनको लगता है कि अरे यार, प्रधानमंत्री कुर्सी पे जो हक है वो तो गांधी परिवार का है, फिर ये कोई मोदी कैसे आके बैठ सकता है। इसीलिए वो लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट भी करते हैं। और चाहे वो कितना भी टारगेट करें, लेकिन जनता के बीच में आप अगर ज्यादा नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे तो जनता का भी मन खिन्न हो जाता है। और यही कुछ हो रहा है एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो बिहार में चल रहा है, जिसका 99% काम लगभग पूरा हो चुका है। 7 करोड़ 23 लाख लोगों के फॉर्म इलेक्शन कमीशन को वापस मिल चुके हैं। महज कुछ लाख फॉर्म बचे हैं जो अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं आए। 52 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें, मतलब आप ये समझिए, उनके कोई या तो मर चुके हैं
या वो जगह छोड़कर जा चुके हैं जहां उनकी वोट बनी हुई है, या उनकी डबल वोट बनी हुई है। कुछ हजार लोग तो ऐसे भी हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है, लेकिन उनकी वोट बनी हुई है। तो ऐसे 52 लाख लोग अब हटने जा रहे हैं, तो इस पर पूरा का पूरा विपक्ष शोरगुल है, हंगामा कर रहा है। ना संसद चलने दी जा रही है, ना विधानसभाएं चलने दी जा रही है। क्यों? क्योंकि देश में एसआईआर चल रहा है, वोटर्स की लिस्ट की सफाई हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो काम है, आर्टिकल 324 संविधान का इलेक्शन कमीशन को ये ताकत देता है कि वो समय समय पर वोटर लिस्ट का रिव्यू करे। और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत ये अधिकार और एक्सटेंड होता है, और इसमें जनता से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो वोटिंग का हो या फिर नागरिकता का हो, ये सब उसी में आते हैं। वोटिंग के लिए कोई व्यक्ति एलिजिबल है कि नहीं है, इसका पता तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। कोई लोकल थाना नहीं कर सकता, कोई एमएलए नहीं कर सकता, कोई एमपी नहीं कर सकता। उसके लिए तो एक बॉडी बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जब अपना काम कर रहा है, जो संविधान में इलेक्शन कमीशन के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी लिखे गए हैं, तो उसी को करने के लिए विपक्ष उसे रोक रहा है, रोकना चाहता है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का आरोप था कि वहां वोट बढ़ा दिए गए। बिहार में राहुल गांधी का आरोप है कि यहाँ वोट कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम चुनाव के हिसाब से जगह चुन के कर रहे हैं, तो हम पूरे देश में अनाउंस कर देते हैं। तो अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होने जा रहा है। उसकी डेट्स नहीं आई हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सूचना आ गई है कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ऑफ वोटर लिस्ट होगा। और उसमें पूरे देश के अंदर जो व्यक्ति मृत हैं उन्हें हटाया जाएगा, जो नए वोटर बने हैं यानी कि एलिजिबल हो गए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा, जिनकी वोट दो जगह हैं उन्हें उनकी एक एक वोट हटाई जाएगी, जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उनकी जगह मतलब उनकी वोट जिस जगह से वो माइग्रेट करें वहां से हटा दी जाएगी। तो तमाम ऐसी चीजें अब इस एसआईआर में होंगी। विपक्ष लगातार केवल इसी बात को लेकर मुद्दा बना रहा है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो क्यों रहा है। अब देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं उनको तो आदत है भाषण दो, चार झूठ बोलो और मंच से उतरकर तालियां बजवाओ और चले जाओ। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट की साफ सफाई, रख रखाव करने का, और वही काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और क्योंकि अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये सब विपक्ष में है, इसीलिए इनको बुरा लग रहा है। ये सत्ता पक्ष में होते तो शायद इनको यही चीज अच्छी लगती। तो इतना ही फर्क होता है, और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन जताते हैं, संसद के बाहर खड़े होकर कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। संसद में पहुंचते हैं तो टेबल पीटने लगते हैं, मेज पे चढ़ने लगते हैं, और फिर वहां शोरगुल करके पूरी संसद को भंग करवा देते हैं, चलने ही नहीं देते। और फिर बाहर आकर कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो जिस तरीके से भारत का विपक्ष एक दिशाहीन तरीके से काम कर रहा है, दिशाहीन मुद्दों पर राजनीति कर रहा है, उससे देश की जनता कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करती है। आप करते रहिए, मचाते रहिए शोर। आप 24 घंटे 365 दिन भी शोर मचाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करेंगे। बिहार में 52 लाख वोटर्स का इसमें इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन एक भी वोटर सामने निकल के ये नहीं कह रहा है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां जहां बीएलओ रिव्यू करने जा रहा है, उसके साथ बीजेपी के भी लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, एलजेपी के भी लोग हैं, जेडीयू के भी लोग हैं। तो इसीलिए वो काम इन्हीं
राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की देखरेख में हो रहा है। लेकिन इनके नेता, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो इसीलिए वो कुछ भी अंटशंट मुद्दा उठाते हैं, उस पर शोर मचाते हैं और कुछ दिन बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर कितना शोर मचाया पूरे विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, खड़गे ने। लेकिन जिस दिन मणिपुर पर बहस हो रही थी और जब प्रधानमंत्री उस बहस में मणिपुर पर बात करने लगे, तो राहुल गांधी उठकर चले गए। ये इनकी गंभीरता है भारत के मुद्दों को लेकर। राहुल गांधी अपनी मीटिंग्स में कहते हैं कि SC ST OBC हमारा हथियार है। आपका राजनीतिक टूल नहीं है SC ST OBC, देश का नागरिक है SC ST OBC। जो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को, खड़गे को ये लगता है कि हम SC ST OBC के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे और चुनाव जीतेंगे, तो ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं होने वाला है। वो दिन लद गए जब SC ST OBC को आप लोग किसी भी तरीके से झूठ बोलकर, डरा धमका कर अपने पाले में कर लेते थे। अब SC ST OBC अपना हक भी जानता है, अपने अधिकार भी जानता है। उसे जिसे अच्छा लगेगा वो उसको वोट करेगा। मुस्लिमों की तरह नहीं है SC ST OBC के, क्योंकि मुस्लिम समाज क्या देखता है, वो तो ये देखता है ना कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। वो ये नहीं देखता कि ये कैंडिडेट क्या है, कौन है, कहाँ का है, कैसा है, किस पार्टी का है। नहीं, वो सिर्फ ये देखता है क्या ये बीजेपी को हरा सकता है। हरा सकता है तो सारी वोट उसकी। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है धुबरी, जहाँ बदरुद्दीन अजमल, एक मुस्लिम कैंडिडेट, और जीतता आ रहा था लंबे समय से। आसाम के धुबरी में जब कांग्रेस ने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उसके अगेंस्ट में खड़ा किया, तो मुस्लिमों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को 10 लाख से ज्यादा वोटों से जिताया उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों को ये समझ में आ रहा है कि भाई केंद्र में तो अगर हम कांग्रेस को जिताकर सीटें देंगे तो वो बीजेपी को रोकेगी। उनके क्षेत्र का विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका सांसद उनके लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को रोकना है तो इसलिए मुसलमान एक तरफा कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस कमजोर है तो किसी और पार्टी को देगा, लेकिन देगा उसी को जिसे बीजेपी को रोकना है। और राहुल गांधी को ये बात समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि भाई मुसलमान तो हमारी पाले में है ही वोट देने के लिए, SC ST OBC को हम जोड़ लेंगे तो हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा। और यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले उन्हें ये चस्का लगा था जाति जनगणना का। हालांकि उनकी जाति जनगणना कर्नाटक में तो धराशायी हो गई, और बिहार में जब नीतीश कुमार के साथ कुछ समय के लिए सरकार में आए थे, तो जो वहां जाति जनगणना हुई थी उसको भी राहुल गांधी ने कहा ये ठीक नहीं हुई है। तेलंगाना की जाति जनगणना पर अभी बड़ा घमंड दिखा रहे हैं, कुछ दिनों में पता चलेगा वो भी धराशायी हो जाएगी। तो राहुल गांधी के पास ना तो कोई विजन है, ना उनका कोई जिसे कहते हैं एक पॉलिटिकल अप्रोच है लोगों की तरफ, ना कोई सोच है पॉलिटिकल, ना देश में देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी कोई सोच नहीं है। देश को कितने स्तरों पर बांटा जाए, कैसे कैसे बांटा जाए, यही राहुल गांधी और पूरे विपक्ष की एकमात्र रणनीति है। चाहे SC ST OBC की जात के नाम पर बांटो, भाषा के विवाद पर बांटो, क्षेत्रवाद के नाम पर बांटो, एकमात्र रणनीति अब विपक्ष की यही है कि अगर सत्ता में आना है या बने रहना है तो यही 3-4 तरीके अपनाओ, लोगों को बांट कर रखो और सत्ता में बने रहो। दोस्तों, फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस मामले पर, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इस QR कोड के माध्यम से चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करें। तो कल फिर मिलता हूँ आपसे किसी नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।